who has been a member in forming the deep tech policy of India, 4 rounds of funding from government for his startup, founder and CEO। क्या प्रोसेस होता है एक किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने का? फंडिंग्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या कुछ चीज़ों के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, पिच ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए, आपके अकॉर्डिंग पिच कैसी होनी चाहिए? फंडिंग नहीं थी उतनी, वो टाइम पे ऐसे सब We just kept on breathing. So the stages are ideation, conceptualization. आपकी पिच कभी भी 11 स्लाइड्स को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। आपकी पिच में एक चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी आजकल अपनी जो डोमेन है वो डिफाइन करने लगी है। A founder who is your inspiration. 3 business stories every aspiring entrepreneur should know about. Would you ever like to feature in Shark Tank? का हल्ला मत मचाइए। हर एक चीज़ 100 जगह डिस्कस करके 100 लोगों को मत बताइए। There was a time जब हर कोई एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहता था, but now there is a trend and an ever growing trend for everybody to become an entrepreneur. But एक entrepreneur, एक successful entrepreneur बनते कैसे हैं? Not many of us know that. Today's episode is an answer to all of it. Welcome to another episode of Transparent Tales with Sherry. I have got a person with me who himself is a successful entrepreneur. आज we'll be talking about various things related to his journey, and today's episode will be answering all those questions जो आप सोचते थे अगर कभी कोई entrepreneur या CEO मिल गया, I would ask them कैसे अपने स्टार्टअप स्टार्ट करें, सक्सेसफुल स्टार्टअप कैसे फॉर्म करें, फर्स्ट स्टेप्स क्या होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसीजर्स, हाउ टू आइडिएट, क्या मिस्टेक्स हैं जो मोस्टली फाउंडर्स कर देते हैं बट नहीं करना चाहिए, व्हाट आर सम पोर्टल्स जहाँ से यू कैन एक्चुअली गेट इन्वेस्टर्स, किस तरह से अपनी पिच रेडी करनी है, किस तरह से क्लाइंट्स ढूंढने हैं, हाउ टू पिच योर प्रोडक्ट टू द क्लाइंट एंड एवरीथिंग अबाउट इट. Today I have got the special person who has been a member in forming the deep tech policy of India, who is a member representative from India in International Water Association. He has got 4 rounds of funding from government for his startup. Government holds 2.5% stake in his company. Founder and CEO of Andromeda Maritime Solutions, Siddhant Bajpai. So I know your achievements very well, and people who are in your industry, you are a name among them. वो already जानते हैं, but जो लोग नहीं जानते हैं, for them I want you to tell कि what has made you who you are today, and what all achievements have you badged to your name and to Andromeda? पहली बात तो एंड्रोमेडा की मेरे हिसाब से अभी जस्ट शुरुआत हुई है। दो वी आर 5 years ओल्ड नाउ, बट मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। आज हमारी जो प्रोडक्ट रेंजेस हैं उसने हमें डिफाइन करा है, राइट फ्रॉम सर्विंग B2B इंडस्ट्रीज लाइक हॉस्पिटैलिटी थ्रू आवर अंडर वाटर रोबोट्स विच आर डिप्लॉयबल फॉर स्विमिंग पूल क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन। हमने ओपन ROV नाम के भी एक रोबोट को बनाया है जिसमें एकेडमिक रिसर्चर्स जो अंडर वाटर रिसर्च और मराइन रिसर्च की फील्ड में काम कर रहे हैं वो लोग इस रोबोट को यूज़ करके वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और अपनी रिसर्च जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं इन डीप सी वाटर्स। इसके अलावा हमने सॉफ्टवेयर भी बनाया है जो एक अंडर वाटर इमेज एनहांसमेंट पाइपलाइन इकोसिस्टम है। अगर सिंपल भाषा में बताऊँ तो अगर आप पानी की कोई भी गंदी इमेज या गंदी वीडियो सॉफ्टवेयर में अपलोड करेंगे तो 1000 to 5000x टाइम्स तक उस इमेज को या वीडियो को क्लीन करके सॉफ्टवेयर आपको देगा और ये बताएगा कि उस इमेज में क्या क्या पार्टिकल्स कितने माइक्रो साइज के कहाँ पे प्रेजेंट हैं। कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने हमारे पूरे के पूरे इनिशिएटिव को और एंडेवर को रिकॉग्नाइज करा, एंड दैट इज हाउ वी हैव रिसीव्ड मल्टीपल राउंड्स ऑफ फंडिंग वन आफ्टर अनदर फ्रॉम द GOI डायरेक्टली। इस टाइम पे हमें 4th राउंड ऑफ फंडिंग मिली है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT अंडर देयर स्कीम फॉर गो टू मार्केट। अभी तक हमने 7 से ज़्यादा लोकल यानी नेशनल MOUs और 3 से ज़्यादा ग्लोबल पार्टनरशिप्स इंक्लूडिंग ग्लोबल R&D फ्रॉम इजराइल, पार्कर एंड फन ग्रुप फ्रॉम US। वी वर फॉर्चुनेट कि इंडिया में पहली बार
जो अंडर वाटर रोबोटिक बैटल हुई थी फॉर ऑल द एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्रीज, उसकी जो चीफ गेस्ट एंड गेस्ट ऑफ ऑनर की टीम थी वो एंड्रोमेडा की ही टीम थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफिक टेक्नोलॉजी जैसे इंस्टीट्यूट ने हु मेड द फर्स्ट अंडर वाटर रोबोट इन इंडिया, उन्होंने हमारा नाम रेकमेंड करा टू जज दैट पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन। अंडर वाटर रोबोट्स बनाने का जब कॉन्सेप्ट आया था माइंड में था, लाइक वर यू श्योर ऑफ यू नो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव, या दिस ऑल विल हैपन वन आफ्टर द अदर? वन थिंग दैट आई वाज वेरी श्योर ऑफ इज कि एक बार में तो नहीं होने वाला है, बिकॉज जब आप अंडर वाटर रोबोट्स की बात करते हैं तो व्हेन आई लुक एट कन्वेंशनल एमएसएमईज फंक्शनिंग इन द कंट्री, they are very advanced when it comes to globalized products, but there has to be some sort of a training from them also, क्योंकि एक एज गैप आ गया है जहाँ पे एमएसएमईज जिस तरीके से चीजों को पे काम करती हैं वो 2D है, वो ड्राइंग बेस्ड है, और जिस तरीके से हमारे आजकल के न्यूएस्ट डिजाइनर्स काम करते हैं वो 3D पे काम करते हैं, वो सॉफ्टवेयर्स पे डिजाइन्स बनाते हैं। तो उस सॉफ्टवेयर के डिजाइन को उन लोगों तक पहुंचाना वाज अ रियली टफ चैलेंज। बट इवेंचुअली जब हमने इन एमएसएमईज का छोटा सा ग्रुप बना के उनसे पार्टनर किया, उनके जो ओनर्स थे, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्हें समझाया कि दिस इज व्हाट वी वांट टू डू, क्योंकि कोई भी एक प्रोडक्ट बनाने के लिए अपनी टीम से R&D नहीं करवाना चाहेगा जो 25 साल से बिजनेस कर रहा है। बट वो कन्विंस जब हमने कर लिया, देन दे वर वेरी हेल्पफुल, एंड दैट इज व्हाई आई फील प्राउड कि इंडियन एमएसएमई इकोसिस्टम भी इतने इनोवेशन को सपोर्ट कर रहा है। So I'm sure when you would have started और तब से लेकर अब तक की जर्नी में there would have been different phases, बहुत सारे challenges भी आए होंगे, कुछ smooth path भी रहे होंगे। तो because I have you today, an entrepreneur, a CEO, so we would like to dig deep into a life of an entrepreneur and understand एक जो भी जर्नी होती है, as you said, you know, when you saying हम लोग काम कर रहे हैं, definitely you have a team of people working for you. टीम कैसे बिल्ड करा, और अगर उसमें भी इफ आई आस्क यू कि उस टीम को साथ में लेकर चलना, हाउ डिड यू डू दैट? बिकॉज वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है इवन फॉर टेक्निकली साउंड पीपल आल्सो। ट्रू दैट। सी अ स्टार्टअप इज as good as the team, that is what I always say. अगर आपके पास अच्छी टीम नहीं है तो आपकी कभी अच्छी एंटरप्राइज नहीं बन सकती, और अगर आपके पास अच्छी एंटरप्राइज नहीं है तो आप कभी अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना सकते। सो दिस इज द प्रिंसिपल दैट आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन, एंड मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग से बहुत सारे लोग आए, 26 लोगों की टीम भी मैंने रन करी है, एंड बहुत सारे लोग जो है वो फिर अपने अपने पाथ्स पे, अपने अपने प्रोग्रेसिव जर्नीज पे चले गए। कुछ लोग हमें सिखा के गए, कुछ लोग हमसे सीख के गए, एंड दैट इज हाउ अ स्टार्टअप लर्निंग हैपेंस। तो अब जाके जो हमारी फाइनली टीम बनी है, ये वो टीम है जो एक्सपीरियंस्ड है और रेडी है, और उन्हें ये पता है कि उन्हें आगे क्या करना है कंपनी के विजन को मीट करने के लिए, ताकि यू नो वी आर एबल टू रीच द बेंचमार्क दैट वी ऑलवेज एनविजन। जब मैं चैलेंजेस की बात करूँ तो चैलेंजेस सबके साथ आते हैं, ऐसा कोई बहुत यूनिक चीज़ नहीं है जो हमने सही हो और लोगों ने ना सही हो, in terms of fund, in terms of resources, in terms of knowledge gaps, in terms of approach and reach to the government, to people, to organizations to support us. सर हमें मार्केटिंग में हेल्प चाहिए, हमें R&D में हेल्प चाहिए, हमें लैब नहीं मिल रहा, हमें स्लॉट नहीं मिल रहा, देयर वर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, एंड ऐसा हम अपनी एंटरप्राइज में बहुत बार करते हैं कि हर संडे को हम एक बंदे को चिट उठा के वन डे CEO बनाते हैं, एंड देन दे रन द एंटरप्राइज फॉर अ वीक, एंड उसके बाद हम उसका रिव्यू लेते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर बंदे का नया विजन कंपनी में इन्वॉल्व हो। सिद्धांत, यू आर अ पास आउट ऑफ अ टॉप रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज। ज़्यादातर लोगों का ड्रीम होता है एक MNC में जॉब करने का, एक वूपिंग पैकेज मिल जाए, बट यू डिसाइडेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर। तो क्या इनिशियल रिएक्शन था फैमिली फ्रेंड्स का, या कितने सपोर्टिव थे पीपल अराउंड यू? फॉर द फ्रेंड्स दे हैव बीन सपोर्टिव, पर अगर हम एक्सटेंडेड फैमिली की बात करें, रिलेटिव्स की बात करें, जिन्हें बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है कि अंडर वाटर रोबोट, मराइन रोबोटिक्स क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें मेरी मॉम डैड तक आके रुक जाती हैं, मेरे तक बहुत सारी बातें पहुँचती नहीं हैं। बट ऑब्वियसली द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दैट दे शोड इन दोस टाइम्स ओवर देयर सन, that was commendable, and I think now everybody, when they open my LinkedIn profile, they get their answers. So in history of my college, in the last 52 years, I was the first student to get inducted into Indian Institute of Science because of this particular project. तो मैं वहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से ग्रेजुएटेड हूँ, और मुझे मिनिस्ट्री ऑफ MSME और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने जॉइंटली फंड करा इंडिया का पहला रिवर
क्लेंजिंग एंड वाटर मैनेजमेंट होगा। माय डैड ऑलवेज टोल्ड मी कि बेकार के कॉल मेरे पास रोज आते रहते हैं, तुझे जो करना है तो उस पर ध्यान दे, जस्ट डोंट गेट डाइवर्टेड फ्रॉम द थिंग्स लाइक दिस। सो दैट इज वेयर फैमिली इज इमेंस सपोर्ट केम इनटू इट। मैं सारे एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को जो अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेस्ड स्टार्टअप बनाना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि वो एक यूनिक चीज़ खड़ी कर सकते हैं, उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे आपके इनर सर्कल में ही ऐसे लोग हैं जो आपको तरक्की करता देख के खुश नहीं होंगे। वो ऊपर ऊपर से आपके सामने दिखाएंगे कि भाई हम आपके बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, बट इंटरनली दे विल बी टू जेलस फ्रॉम यू। तो दो छोटे छोटे एडवाइजर्स जो आपको फॉलो करने हैं वो ये कि जो भी काम कर रहे हैं उसका हल्ला मत बचाइए। हर एक चीज़ 100 जगह डिस्कस करके 100 लोगों को मत बताइए। जो भी काम कर रहे हैं उसे अपने तक रखिए और हो सके तो अपने को फाउंडर तक रखिए, उससे ज़्यादा तीसरे आदमी को वो चीज़ पता नहीं चलनी चाहिए। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस बना रहे हैं उसे इतना अच्छा बनाइए कि वो कोई कॉपी ना कर पाए। जब मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में डॉक्टर जामदागनी के सामने 4th ईयर में अपनी पहली AUV की प्रेजेंटेशन दे रहा था अपनी टीम के साथ, तो उन्होंने एक पर्टिकुलर सबसिस्टम पे पॉइंट करके मेरे से पूछा कि सिद्धांत एक्सप्लेन मी दैट पार्ट। अब एक 4th ईयर का बच्चा जो अभी पास आउट होने वाला है वो बड़ी मासूमियत के साथ दुनियादारी दिखाते हुए उस प्रोफेसर को ये बोला कि सर ये ना पेटेंटेबल पार्ट है, मैं ये आपको बता नहीं पाऊंगा। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डॉक्टर जामदागनी हैड अ ग्रेट लाफ्टर और उसके बाद उन्होंने मेरे से ये सेंटेंस बोला जो मुझे आज तक याद है और मेरी लास्ट ब्रेथ तक मुझे याद रहेगा कि माय सन, if at all I give you the design of a Ferrari, will you be able to replicate it? मैंने कहा no sir। बोले if at all I give you the design of an apple, will you be able to replicate its circuits? मैंने कहा no sir। बोले then make your product that good कि मार्केट में इसे ओपन भी कर दो तो कोई इसको कॉपी ना करे। And that is what I have been following till date। जब मैंने आपको ये बोला कि मैं ओपन ROV नाम का प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो वो रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल एक्चुअली एक ओपन टेक्नोलॉजी है जिसके सारे डिजाइन्स में मार्केट में ओपन करूंगा। And I think ये बहुत अनकन्वेंशनल है because this is what we have always seen कि जब जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट या सर्विस, a lot of people have this threat कि मुझे कोई कॉपी कर लेगा, मेरा जैसा कोई बिजनेस खड़ा कर देगा, right? So what you are saying is completely different and I think that takes a lot of research, a lot of time and patience to build a product like that। एक्चुअली अगर आजकल के बिजनेस कोचेस की आप बात करें तो वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक्साइट कर देते हैं चीज़ों के लिए। एंड अगर मैं उन बिजनेस कोचेस की पब्लिक की बात करूँ तो हर चीज़ पे बंदे तालियां बजाते हैं। अगर मैंने आपको कोई भी आइडिया बोल दिया कि आज मैं मक्खी पालने का बिजनेस करूँगा तो लोग उस पर भी ताली बजाने के लिए रेडी है। आज मैं क्रोकोडाइल पालने का बिजनेस करूँगा, लोग उस पर भी ताली बजाने के लिए रेडी है। सो द होल थिंग इज कि जिस तरीके के आजकल जेन ज़ी के एंटरप्रेन्योर्स का प्रोफेशनल ब्रॉटअप करा जा रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि उनको ना सुनना और उनको डिसग्रेस होने की आदत होनी चाहिए। क्योंकि यही वो IISc है जिसमें पहली मीटिंग में मेरी फाइल को फाड़ के फेंक दिया गया था। सो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड विद मी एंड उसके बाद आई रीवर्कड ऑन इट बिकॉज मुझे अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल अप्रूव करवाना था एट एनी कॉस्ट। सो जब तक आपको डिसग्रेस नहीं मिलेगा तब तक आप उस चीज़ को चैनलाइज नहीं कर पाओगे, उस एंगर को चैनलाइज नहीं कर पाओगे, उस विगर को चैनलाइज नहीं कर पाओगे। तो मुझे लगता है कि अगर कोई नया आइडिया पे काम करने की कोशिश कर रहा है तो डिसग्रेस शुड बी अ पार्ट ऑफ द जर्नी। तो मुझे लगता है ओवर एप्रिसिएशन अगर आपको कोई ले रहा है कि आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, आपने ये करा है, अरे वाह ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आई थिंक उस सारी चीज़ों में नहीं आना चाहिए। एंड एज यू सेड, मुझे एज अ पर्सन, एज एन एंटरप्रेन्योर ये पता है कि मेरे प्रोडक्ट डेवलपमेंट की डेप्थ कहाँ है, मेरी टीम की ग्रेविटी कहाँ लाई करती है, इसलिए हम शोर नहीं बचाते, हमारा प्रोडक्ट शोर बचाता है। सो दैट इज द डिफरेंस इन बिटवीन अस एंड अदर पीपल। So as you're an entrepreneur and you're a business coach also, so I'll be asking you deep into the steps क्या होते हैं एक entrepreneur के लिए, एक successful business run करने के लिए, where to start from. But उससे पहले I would like to know more about your personal experiences. All through these years कभी कोई ऐसा time भी आया होगा कि when you or the organization was suffering through cash crunch या funding नहीं थी उतनी, वो टाइम कैसे सर्वाइव करा? We just kept on breathing. हम सांस लेते रहे, वही जरूरी है।
So there has been that particular date also, जो मुझे आज तक याद है, जिसमें हमारे कंपनी के अकाउंट में -3800 रुपीज़ थे, जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अकाउंट में थे। और जब मैंने वो बैलेंस देखा तो मैंने कहा कि यार इसमें तो बैंक भी बोल देगा कि आप अकाउंट कहीं और ले जाइए। तो वो पर्टिकुलर डे था जिसमें मुझे शाम को टीम की मीटिंग लेनी थी, एंड नेक्स्ट डे वाज 1st of the month, और मुझे उन्हें बताना था कि दिस मंथ इज गोना बी वेरी डिफिकल्ट। तो जब मुझे उन्हें ये चीज़ बताई और उन्होंने ये चीज़ सुनी कि ऐसा हुआ है, तो उसमें से एक टीम मेंबर ने कहा तो क्या हुआ सर, कोई दिक्कत नहीं है, अपना रोज का काम करते रहते हैं, बस ऑफिस का जो ट्रैवल एक्सपेंस है वो अगर हम रिमोट से कर लें तो वो भी कट कर देंगे, घर में खाना मिल रहा है, घर में रहने को मिल रहा है। सो दैट इज हाउ, जब आप लोगों को समझते हैं तो आपकी टीम भी अपने जो बेस्ट हो सकता है अवेलेबल रिसोर्सेज को उसे आपके स्टार्टअप में लगाने की कोशिश करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट अ 21-year-old किड जिसने मेरे से बोला कि सर बाइक पे ऑफिस आता हूँ, तेल का पैसा बच जाएगा, आपको मेरे को कन्वेंस नहीं देनी पड़ेगी, और बाहर खाना खाने जाता हूँ उसका कंपनी का बिल बच जाएगा क्योंकि घर पे खाना खा लूँगा, तो घर पे वाईफाई भी है सर, तो मैं घर से काम कर लूँगा अगर ये महीना, तो कोई दिक्कत नहीं है, काम पूरा सॉफ्टवेयर पे होना है। तो दिस इज हाउ योर टीम कम्स अप विद आइडियाज कि हाउ टू डील विद द कैश क्रंच। मुझे तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सो दैट इज हाउ इट वाज। बट हाँ, ऐसे बहुत महीने भी आए हैं जब अमाउंट्स प्रॉमिस होते हैं बट वो अमाउंट्स डिलीवर नहीं होते, कुछ मीटिंग होते होते रह जाती हैं। मेरे साथ ऐसा 100 में से 99 बार होता है कि मैं फंडिंग के साइनिंग के लिए जा रहा हूँ, बंदे के पेन हाथ में है लेकिन वो साइनिंग हो नहीं पाती। तो ऐसा भी मेरे साथ बहुत बार हुआ है जब मैं अपनी टीम को ये बोल के आता हूँ कि यार आज अमाउंट साइन हो रहा है, कल सब स्काईडेक में पार्टी करने चलेंगे, बट नजर हम लोग फिर चाय की टपरी पे ही आते हैं क्योंकि स्काईडेक की पार्टी वाला अमाउंट आया नहीं होता है। तो द टीम इज दैट अंडरस्टैंडिंग, एंड आई थिंक जब आपके लोग आपसे ज्यादा एक्साइटेड हो आपके स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, दैट इज वेयर डीप डाउन एज एन एंटरप्रेन्योर यू फील कि आपने कुछ अच्छा करा है। So I completely agree with you. जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं जनरली फोकस ऑन द एंटरप्रेन्योर्स, ये जो फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं, बट एक्चुअली अ कंपनी is constituted by the team itself, right? Exactly. So without a team, an entrepreneur is just an entrepreneur. You know, there is this term called as intrapreneur. If at all you would have heard about it. And लोग पहले बोलते थे कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाली हर फिजिकल एंटिटी इंट्राप्रेन्योर है। तो इंट्राप्रेन्योर का ये मतलब होता है कि हर एक बंदा अपने प्रोजेक्ट का लीडर है, हर एक बंदा अपने प्रोजेक्ट को जैसे चाहे वैसे बना सकता है। एंटरप्रेन्योर का काम बहुत ईजी हो जाता है, लास्ट में उसे सारे प्रोजेक्ट्स को बस एक ब्लॉक में जोड़ना होता है सो दैट रेल की पटरी कंप्लीट हो जाए और गाड़ी जैसे तैसे आगे बढ़ जाए। दैट इज अ वेरी नाइस कंसेप्ट, और मुझे लगता है कि वो कंसेप्ट अगर हम लोग इंटीग्रेट करें ऑर्गेनाइजेशंस में और ऑफन, तो काम करने की एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी हो सकती है एंड फीलिंग ऑफ ओनरशिप। CEO एक बहुत फैसिनेटिंग टर्म है बहुत सारे लोगों के लिए। When I go for trainings, और मैं किसी भी फील्ड के बच्चे होते हैं, when you are training them and you ask them कि तुम क्या करना चाहता है लाइफ में, तो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम हर किसी को होता है आई वांट टू बी अ CEO ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअल में CEO कौन होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है CEO की, व्हाट इज इट एक्चुअली लाइक टू बी अ CEO ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? सो पहली बात तो बीइंग अ CEO इज वेरी इजी। आपको किसी भी सीए के पास जाके अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी है और नेक्स्ट डे आपके पास CEO बैठा है। सो इट्स अ वेरी इजी जॉब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3,500 रुपये में सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी रजिस्टर हो जाती है, 18,000 रुपये में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर हो जाती है। इस काम को कार्य को पूर्ति करने के लिए अपने किसी भी निकटतम सीए के पास चले जाए और आप CEO बन जाएंगे। बट द डिफरेंस इज यू गेट designated as a CEO, and if at all दूसरा तरीका अपनाया जाए तो you claim to be a CEO। आप अपने टाइटल को अर्न करते हैं। किसी भी चीज़ का टाइटल मिल जाना क्योंकि वो इंडियन कंपनी सिस्टम की लीगैलिटीज में आता है वो अलग बात है, लेकिन ये चीज़ का आपकी टीम को, आपके सर्कल को, आपको खुद को रियलाइज होना कि आई एम द मोस्ट एफिशिएंट पर्सन टू रन दिस कंपनी, गुड इनफ टू बी कॉल्ड एज अ CEO, वो अलग होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियली जब हम लोगों ने कंपनी स्टार्ट करी थी, हमने कभी ये नहीं बोला कि ये बंदा CEO है, ये बंदा CTO है, ये बंदा COO है, ये बंदा CIO है, हमने कभी ऐसा नहीं करा। इवेंचुअली
जब हमने काम करना शुरू करा 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल बाद हम सब ने अपनी अपनी डोमेन परफेक्ट कर ली। ये तब तक कोई डेजिग्नेशन नहीं था ऐसा। एग्जैक्टली ओके। एवरीबॉडी वाज फाउंडर को फाउंडर। तो जब मैंने देखा कि मेरा एक को फाउंडर जो है वो रोबोटिक्स का महारथी बन चुका है, मेरा एक को फाउंडर जो है वो मार्केटिंग और डीडी का महारथी बन चुका है। एंड जब मैंने इन लोगों से फाइनल बोर्ड डिस्कशन करा कि नाउ हु शुड बी द सीईओ, they both looked at me. At that point of time, they told कि आज हम अपनी डोमेन में एक्सपर्टीज इसलिए हासिल कर पाए हैं because you were that supportive and understanding and you found that particular trait in us कि ये बंदा इस फील्ड के लिए बेस्ट है। So that is where I learned कि मेरी टीम जब मुझ में वो सीईओ वाली बात देखती है, that is where I earned that title. टाइटल को और रिस्पेक्ट को अर्न करना पड़ता है, आप उसे अननेसेसरीली कमांड करके अपने तक नहीं लेके आ सकते। बीइंग अ सीईओ इज वेरी टफ। जितना बड़ा सिंहासन होता है उसके नीचे उतने ही ज़्यादा थॉर्न्स के नीचे उतने ही ज़्यादा कांटे भी होते हैं। तो वो एक सीईओ ही जानता है कि वो कितने कांटों पे रोज बैठता है, एंड कांटों पे बैठना भी अपने आप में एक स्किल हो जाता है। जैसे ओके, सो हर एक चीज़, हर एक छोटी छोटी गलती जो पब्लिक की नज़र में गलती होती है, आपने एक गलत पोस्ट डाल दी, आपने उसमें गलत हैशटैग यूज कर दिया, आपके जीएसटी फाइल टाइम पे ना होने की वजह से कंपनी पे नोटिस आ गया, वो किसी ना किसी मेंबर ने जो आपकी टीम के साथ है या था उसकी वजह से हुई होगी, लेकिन जो उसकी ओनरशिप होती है वो हमें लेनी पड़ती है, एंड दैट इज व्हाई वी आर देयर फॉर। मैं अभी 3 महीने पहले एक इंटर्न के साथ काम कर रहा था और उसने 32,000 का बोर्ड जला दिया, which is more than his payment. उसकी मंथली सैलरी से ज़्यादा का उसने बोर्ड जलाया, एंड मेरे पास बैंगलोर से मेरी टीम का कॉल आया, एंड माय को-फाउंडर टोल्ड मी कि ब्रो द बोर्ड हैज गॉट बर्न्ड, नाउ व्हाट टू डू। मैंने कहा बिकॉज ऑफ whom it happened, the new intern। मैंने कहा bring him on the call in the evening। इंटर्न कॉल पे आया एंड वो लिटरली ही वाज स्वेटिंग एंड वो कांप रहा था कि अब मैं क्या बोलूँगा। मैंने कहा बेटा एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे थे? उसने मुझे ये समझाया कि वो क्या कर रहा था और उससे गलती कहाँ हुई। इस वक्त मैंने उसे बोला बहुत बढ़िया ट्राई था, 10 बोर्ड और जला दो, लेकिन इसका आउटपुट मुझे निकाल के देना क्योंकि तुम्हारा प्रोसेस सही है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम माई टीम वॉज सरप्राइज्ड एंड आई टुक द ओनरशिप ऑफ हिज फेलियर, हिज लॉस, एंड दैट इज व्हाट मेड हिम बेटर पर्सन दैट पर्टिकुलर डे। एंड 3 दिन बाद वही एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ जिसका हमने कॉपी किया। If we talk about this particular position, right, एक CEO बनने के बाद क्या-क्या responsibilities आपके अंडर आती हैं किसी organization? See, everything and anything in between working hours, off the working hours is your responsibility. अगर आपकी टीम कोई काम कर रही है, आप कोई काम कर रहे हो, चाहे वो टेक्निकल डेवलपमेंट हो, बिजनेस डेवलपमेंट हो, मार्केटिंग डेवलपमेंट हो, वो काम के सारे प्रोसेसेस सही लाइन में सेट हो, वो एक सीईओ का काम। अगर मैं अपनी कंपनी में प्रोसेस सेट नहीं कर सकता, देन आई डू नॉट हैव एनी राइट टू कॉल माई सेल्फ एज अ सीईओ। अगर मैंने ये चीज़ सोची है कि हर बंदा इस जॉब के लिए सही है, लेकिन मुझे ही अल्टीमेटली कंपनी के विजन को मीट करने के लिए उन सब के वर्क को कंबाइन करना नहीं आता, देन आई एम नॉट द वर्दी पर्सन टू बी कॉल्ड एज अ सीईओ, एंड इज नॉट द ओनली पर्सन जो सिर्फ बड़ी बड़ी फ्लाइट्स में बिजनेस क्लास ट्रैवल करके 5 स्टार्स में रुक के अच्छी मीटिंग्स अटेंड करता है। दैट पर्सन इज नॉट द सीईओ। जो बंदा अपनी कंपनी के प्रोसेसेस सेट करके हर एक छोटे प्रोसेस को बड़े विजन की तरफ अलाइन करता है, दैट इज द सीईओ। आई गेस बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे सुनकर, बहुत सारे लोग के ड्रीम्स भी शैटर हो जाएंगे व्हाइल लिसनिंग टू द सेम थिंग दैट दीज आर द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ अ सीईओ। एक्चुअली द इमेज दैट हैज़ बीन बिल्ड, या हम जब नाम सुनते हैं यू नो सब बड़े बड़े लोगों के, क्या ये इस कंपनी का ये सीईओ है, ये है वो है, तो एक बहुत ही इट्स लाइक अ वंडरलैंड जो पीपल सोचते हैं, पर एक्चुअली व्हेन यू गो इनसाइड, people who are there at the position, it's not that they have got this opportunity just like that and they are there to enjoy. मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जानना चाहूँगी जो लोग एस्पायर कर रहे हैं टू बी एन एंटरप्रेन्योर, अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या फिर दे आर एट सम स्टेज इन देयर जर्नी, राइट? यू आर अ बिजनेस कोच ऑल्सो, you have lived that journey yourself also, so I think you would be the best person to talk about it.
अगर हम एकदम बेसिक से या फर्स्ट चीज से स्टार्ट करें, ओके, इफ यू कैन टेल मी इन सम पॉइंट्स, क्या स्टेप्स या क्या प्रोसेस होता है एक किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने का? आई थिंक एज बुक्स से एवरीथिंग हैज टू स्टार्ट फ्रॉम एन आइडिया। तो भाई आइडिया आना तो बहुत जरूरी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक ह्यूमन माइंड में दिन में 60,000 से ज़्यादा आइडियाज आते हैं। अब कितनों पे काम करेंगे? तो द होल थिंग इज you have to grill yourself to be good at one thing, what not to select. You have to be not selective in nature but rejective in nature. आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं करना एंड क्या चीज़ अगर आपको नहीं करनी है वो अगर आपको पता चल रहा है, then you end up at that one particular idea जिसको आप सोच सकते हो कि इस पर मैं कुछ काम कर सकता हूँ। And one thing which has to be falling into process, आप नए नहीं हो, आपसे पहले भी किसी ने वो काम जरूर करा है। ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, सो ऑलवेज फाइंड द बेस्ट पर्सन हु एग्जिस्ट्स इन योर फील्ड। एज पीपल से देयर इज ऑलवेज अ बिगर बॉय इन द रूम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी फील्ड का द बेस्ट बंदा कौन है और वो कहाँ रहता है। अगर आपको ये पता चल गया कि द बेस्ट बंदा वो पर्टिकुलर आदमी है और उसने अपना प्रोसेस कैसे शुरू करा था, you just have to follow the benchmark, you just have to follow the footprints. It becomes very easy, क्योंकि आज की 2024 में हमारे लिए चीज़ें इतनी ईज आउट हो गई हैं, इंटरनेट की वजह से सारी चीज़ें इतनी इजीली अवेलेबल हैं, which made my journey also so easy, कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जिस डोमेन में आप काम करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे ही आपको पता चला उसमें सबसे बेस्ट बंदा कौन है, send an email, send a LinkedIn request, and people are so supportive that they will connect with you, understand your idea, and guide you. Because having a mentor is very important. आपको mentor ही ये सिखाता है कि आपको अपनी process plan कैसे करनी है, आप किस चीज़ में अच्छे हो। So इसलिए mentor को लेना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास एक mentor है, that is the best thing. Now I am trying to understand, बहुत बार क्या doubt आता है ना लोगों के mind में, even if they have a brilliant idea, they are not sure कि मेरे mind में जो idea है, let's say अगर मैं एक domain में ही बात करती हूँ, ठीक है, कि I want to have a business like this, तो क्या वो आइडिया अच्छा है, इज इट वर्थ इट, या मैं जनरली क्या होता है जो यूनिक आइडियाज होते हैं, यू डू नॉट फाइंड अ लॉट ऑफ सपोर्टर्स फॉर द सेम आइडिया, राइट? अगर आप कुछ ऑर्डिनरी सोचा है आपने, अ लॉट ऑफ पीपल कैन सजेस्ट यू, बट इफ इट्स समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आपको बहुत लोग नहीं मिलते हैं टू एडवाइस यू। हाउ कैन समबडी अंडरस्टैंड कि जो मेरे माइंड में चल रहा है दिस इज वर्थ गिविंग अ ट्राई, उसको ट्राई देना है या नहीं? सबसे इजी है, जाके अपने कस्टमर से पूछो। अगर मेरे दिमाग में आज एक आइडिया आया है, मैं उस पर पूरी टीम कलेक्ट करूँगा, जैसे तैसे फंडिंग अरेंज करूँगा, नॉलेज गेन करूँगा, नॉलेज गैप्स को फिल करूँगा, रिसोर्सेज लगाऊंगा, अपना टाइम लगाऊंगा, उस पर काम करने के लिए साल भर लग जाएगा, 6 महीना लग जाएगा, किसे पता ही चले ना चले। बेस्ट चीज़ ये है कि अगर आपके पास एक आइडिया है, आपको ये तो पता ही होगा कि इसे कौन खरीदने वाला है, या आप जो सोच रहे हो कि ये लोग खरीद सकते हैं। एग्जैक्टली, जाके उससे पूछो। तो अगर आप अपने कस्टमर से डायरेक्टली जाके पूछोगे कि सर अगर मार्केट में ऐसा एक प्रोडक्ट है, वुड यू बी विलिंग टू पे फॉर इट, एंड अगर रेपिटेटिवली आपके जो कस्टमर्स हैं, जो आपके होने वाले कस्टमर्स हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स, वो बोलते हैं कि यस आई वुड लाइक टू ट्राई इट आउट, यस आई वुड लाइक टू पे फॉर इट, वो आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन करवा देगा कि आपका ये आइडिया वर्थ अ ट्राई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब अगर मैंने काम करना स्टार्ट करा एक आइडिया के ऊपर, सो आई एम आइडिएटिंग, मैं उसको प्रोसेस कर रही हूँ, हो सकता है दैट आई रिक्वायर अ टीम, मुझे कुछ लोगों की ज़रूरत है टू हेल्प मी आउट। क्या कुछ ऐसा स्किल सेट देखना चाहिए, या अगर हम एक इंसान की बात करें, उस इंसान में से क्या चीज़ देखनी चाहिए दैट यू शुड इंक्लूड इन योर टीम, और क्या ऐसा स्किल सेट है या क्या कोई ऐसी चीज़ है विच इज़ अ बिग नो फॉर यू? वन थिंग इज कि जब आप अपने आइडिया पे और अपने स्टार्टअप पे, अपने वेंचर पे काम करना शुरू कर रहे हो, आपको अपनी खुद की कमियां पता होनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि यहाँ चीज़ पे मैं एज अ प्रोफेशनल लैगिंग हूँ या ये मेरे अंदर नहीं है, वही वो पर्टिकुलर स्किल सेट है जिसके टीम के मेंबर आपको ढूंढने हैं। इट इज़ एज इजी एज दैट। अगर मुझे मार्केटिंग नहीं आती है, मैं एक इंजीनियरिंग और रिसर्च बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मुझे वो स्किल सेट नहीं पता, तो यानी मुझे एक मार्केटिंग का बंदा ढूंढना है। दैट इज हाउ इजी इट इज, बट यू हैव टू जस्ट पेपर वर्क आउट ऑन इट। हाँ,
एक चीज़ जो इज़ अ बिग नो किसी भी टीम मेंबर में या आप में खुद में इज़ ओवर हाइपिंग योरसेल्फ। आजकल मैं देखता हूँ कि लोग अपने सीवीज और रिज्यूम्स जो डालते हैं उसमें दुनिया भर के कसीदे लिख देते हैं कि हमें ये भी आता है, वो भी आता है, ऐसे भी होता है, वैसे भी होता है। बट व्हेन आई एंड अप टॉकिंग टू देम फॉर इवन 3 to 4 minutes, आई एंड अप अंडरस्टैंडिंग कि इट इज ऑल ओवरहाइप्ड। तो प्लीज कभी भी अपने आप को बहुत ज़्यादा सेल करने की कोशिश मत करिए एज एन एंटरप्रेन्योर and while selecting your teammate, because somebody who's trying to cover it up in words actually lacks that gravity to be a part of the team. डू यू रिलेट विद कभी ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है जैसे यू नो आई ऑल्सो बिलीव कि जब आप किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट कर रहे हो इंटरव्यू के टाइम में ऐसा बहुत बार होता है लॉट ऑफ कैंडिडेट्स कैन इम्प्रेस यू बट ज़रूरी नहीं है कि वो सही कैंडिडेट है आपको उस पोजीशन को फिल करने के लिए। सो हैव यू कम अक्रॉस ये क्या अगर लोगों को भी हम बताएं किस तरह से दे कैन डिफरेंशिएट कि ये जो कैंडिडेट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आई एम जस्ट बीइंग इम्प्रेस्ड बाय सर्टेन क्वालिटीज बट ये राइट फिट नहीं है मेरे लिए। वन थिंग इज कि जब भी आप किसी को सेलेक्ट करने जाएं प्लीज डिफाइन योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डॉक्यूमेंट एंड इट इज नॉट अ लीगल डॉक्यूमेंट, इट कैन बी मेड लीगल while signing your MDs and your LOAs with your candidates, बट अगर आप अपना R&R डॉक्यूमेंट डिफाइन कर पाएं उसमें वो बुलेट्स लिख पाएं जो इम्पोर्टेंट है किसी भी कैंडिडेट में, जब तक सारे चेक बॉक्सेस टिक नहीं होते तब तक ये कैंडिडेट मेरी एंटरप्राइज में नहीं आ सकता, बिकॉज इन द लॉन्ग रन इट विल बी गुड फॉर हिम और हर एंड मी आल्सो, एंड दैट वुड गिव यू आल्सो क्लैरिटी व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, आपको चाहिए क्या। एग्जैक्टली। नेक्स्ट चीज जो लोगों के माइंड में हमेशा होता है या एक जो बहुत चैलेंज की तरह दिखता है कि चलो स्टार्टअप मैंने करा, स्टार्ट आइडिएशन हो गया या मैं टीम इस तरह से बिल्ड करूँगा, दैट इज फंडिंग और टू गेट मनी। अगर आपके पास उतना बैकअप है और यू कम फ्रॉम दैट फैमिली तो वो इशू सॉर्टेड है, अदरवाइज फंडिंग रेज करना इज अ बिग चैलेंज। हाउ टू गेट द फंडिंग फ्रॉम, लाइक व्हाट वुड बी योर एडवाइस, कैसे लोग फंडिंग्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या कुछ चीज़ों के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। You have correctly pointed it out कि raising the fund is very difficult and it's challenging क्योंकि भीड़ इतनी है, पब्लिक इतनी है और बेसिकली में एंटरप्रेन्योर इतने हैं कि आप अपने आप को आउटशो करोगे कैसे। दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। आपके साथ अगर आपके प्रोडक्ट और आपके सर्विस की पावर और उसकी प्रेजेंस है, दैट इज व्हाट मेक्स यू डिस्टिंक्ट फ्रॉम द क्राउड। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपने बेस्ट रिसोर्सेस, पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स वो अलाइन करने हैं कि आप एटलीस्ट एक डेमोन्स्ट्रेबल सर्विस या डेमोन्स्ट्रेबल प्रोटोटाइप बना पाओ सो दैट यू कैन हिट दोज गवर्नमेंट स्कीम्स जहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास एक डेमोन्स्ट्रेबल POC होना चाहिए। Okay. When I say POC, proof of concept. Okay. So when I say POC, it is just the next stage of conceptualization. So the stages are ideation, conceptualization, proof of concept, prototype, minimum viable product, and finished product. These are the stages. Ideation आप खुद करते हो, conceptualization आप founder के साथ करते हो, और POC आप team के साथ करते हो। One person makes, you are solopreneur, 2 people make you an entrepreneur, 3 people make you the leader. सो जब हम फंडिंग की बात करते हैं कि एक तो हो गया हमारा POC या ये सब कुछ हमारा रेडी होना चाहिए, सेकंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें दिखती है दैट इज द पिच। एंड इन अ फ्यू इयर्स जब से शार्क टैंक का कॉन्सेप्ट भी बहुत फेमस हुआ है इंडिया में, आई थिंक देयर इज अ पर्सन एवरी हाउस जो एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है और वो देखकर कहीं ना कहीं वो भी ड्रीम करता है कि हाँ मैं भी अपना एक प्रोडक्ट एक लेवल पर डालकर आई कैन ऑल्सो गो टू शार्क टैंक या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म। बट वो जो पिच होती है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है कि आपकी पिच ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, आपके अकॉर्डिंग पिच कैसी होनी चाहिए? मेरे हिसाब से जो पिच है वो एक मूवी की स्टोरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जस्ट लाइक यूजुअली बिजनेस कोचेस टेल यू कि अपनी स्टोरी बहुत बढ़िया तरीके से बनाओ एंड द कंपनीज हु हेल्प यू प्रिपेयर पिच डेक्स एंड अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स दे से कि वी हेल्प यू डिफाइन योर स्टोरी। बॉस, if at all as a founder you do not have conviction, then you do not deserve to go out in that funding meeting at all. Conviction for your product and service? Conviction for the problem that you are trying to solve. So the whole thing is कि आपका conviction कितना strong है। अगर मुझे किसी और से ये सुनने की ज़रूरत है कि मैं
कुछ कर रहा हूँ वो कितना अच्छा है, वो मैं क्यों कर रहा हूँ और वो मैं कैसे करना चाहिए, तो फिर मैं डिजर्व ही नहीं करता टू बी कॉल्ड एज अ फाउंडर। पहले मुझे अपने खुद के वर्कआउट को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि मैं अपने कन्विक्शन, अपने पर्पस को क्लियर करूँ। अब जो है वो प्रॉब्लम और सोल्यूशन का ज़माना नहीं रहा, अब ऑब्जेक्टिव्स और पर्पस का ज़माना रहा। आपकी जो पिच है वो कभी भी, अगर मैं टेक्निकल साइड पे बात करूँ, 11 स्लाइड्स को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। सबके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के आपकी 35, 38, 40 स्लाइड्स के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें। आपकी पिच कभी भी 11 स्लाइड्स को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। आपकी पिच में एक चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए, आप कौन हो, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, आपके स्टार्टअप का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके प्रोडक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका 5 ईयर में पर्पस क्या है, आपने आज क्या बनाया है, वो जो आज है वो क्या बिका है मार्केट में या नहीं बिका, अगर नहीं बिका तो आप उसे कैसे बेचने वाले हो, और डाउन द लाइन पार्ट से वो आपको कितने पैसे कमा के देने वाले हो। अगर कोई सर्टिफिकेशंस आपके पास हैं, कोई अचीवमेंट्स आपके पास हैं जो आप हमें बताना चाहें तो वो हमें बता दें, और हम आपसे अगर संपर्क करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, ये आपकी रिस्पॉन्स। एनी VC इन द वर्ल्ड, whosoever is backing Series A, Series B, whatever you name startups, they always say कि we do not want a pitch more than a resource. That is the book, that is the benchmark, that is the bench rule that you have to follow. कभी भी बहुत ज़्यादा शब्दों में अगर आपको अपने स्टार्टअप को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, फिर से सवाल आपके कन्विक्शन पे ही उठेगा। अगर आप अपने आप को ओवर एक्सप्लेन कर रहे हो और बहुत ज़्यादा लिटरेचर यूज़ कर रहे हो कि मैंने वो करा था, ऐसे करा था, ऐसे करा था, देन यू आर स्टिल नॉट क्लियर। आप अभी भी दूर हो उस चीज़ को फंडिंग के लिए, रेस करने के लिए। आप जितने कम शब्दों में, बुलेट्स में, विद पिक्टोरियल्स एंड विद बुलेट्स अपने इन 7-8 चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाओ, उतने कम शब्दों में करो। मेक योर पिच सो एग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ योर बुलेट्स कि द पर्सन गेट्स कि मुझे इससे बात करनी है यार, इस बंदे ने ये चीज़ करी कैसे। दैट इज हाउ यू हैव टू डू इट, क्योंकि लिटरेचर पढ़ने का टाइम किसी के पास नहीं। लाइक अगर यू हैव टू सजेस्ट कि कोई एक पर्सन को किस बेस पे चूज करना चाहिए कि उसे इन्वेस्टमेंट देने कहाँ जाना है, क्या वो सिर्फ ये होना चाहिए कि ये पर्सन का ट्रैक रिकॉर्ड इतना है फंडिंग देने के लिए तो यहाँ से मुझे अच्छी फंडिंग मिल सकती है, या ये भी देखना चाहिए कि वो किस इंडस्ट्री से आते हैं। व्हाई आई एम आस्किंग दिस इज, जैसे अभी मैं अगेन आई एम टेकिंग रेफरेंस फ्रॉम शार्क, वहाँ पर आपके 4 या 5 एंटरप्रेन्योर्स यू हैव, और उनका हर एक का एक स्पेसिफिक डोमेन है, राइट। अब जब हमें पिच करने के लिए आ रहे हैं, पीपल आर फ्रॉम वेरिड डोमेन्स, सो इज दैट अ राइट कॉम्बिनेशन? क्या इस चीज़ का ही फर्क पड़ता है कि आप किसके सामने पिच कर रहे हो? बहुत बार आपके कॉम्पिटिटर्स भी हो सकते हैं, बहुत बार दे कैन बी पीपल जिनको आइडिया ही नहीं है। सो शुड वी लुक एट दिस, या सिर्फ हमें अमाउंट देखना चाहिए कि हमें इन्वेस्टमेंट कितनी मिल सकती है यहाँ से? आपको अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस इतने अच्छे से और इतने ट्रांसपेरेंटली डेमोन्स्ट्रेट करने आनी चाहिए कि यदि आपका कॉम्पिटिटर भी उसे सुन रहा हो तो एक बार को तो उसके दिमाग में भी आए कि भाई क्या प्रोडक्ट बना रहा है, क्या आइडिया बंदा बता रहा है। बिकॉज वंस योर कॉम्पिटिटर्स स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू, दैट इज वेयर यू फील कि आपने कुछ करा है। दूसरी बात, अगर आपको ये लगता है कि फंडिंग आएगी, कैसे आएगी, कितनी आएगी, तो पहली बात तो आपको ये एस्टिमेट करना है कि आपको फंडिंग चाहिए क्या। आपको अपनी टीम की सैलरी पे करने के लिए फंडिंग चाहिए, अपनी खुद की सैलरी पे करने के लिए फंडिंग चाहिए, और अगर ये सब दोनों येस है तो कृपया फंडिंग के लिए बिल्कुल ना जाएं। आपको फंडिंग चाहिए अपनी आज की कंपनी की स्थिति को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने के लिए। वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने के लिए कौन से 5 फैक्टर्स हैं जिसमें आपको कितने पैसे चाहिए वो आपको क्लियरली पता होना चाहिए। अगर मैं एक हार्डवेयर बिजनेस की बात करूं तो मुझे रोबोट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इतना पैसा चाहिए, मुझे रोबोट के प्रोसेसेस एंड लॉजिस्टिक्स सेट करने के लिए इतना पैसा चाहिए, टीम की सैलरी पे करने के लिए इतना पैसा चाहिए, मार्केटिंग के लिए इतना पैसा चाहिए, और कंटिजेंसी के लिए 8% 10% जो बच जाता है वो चाहिए। दैट इज हाउ यू हैव टू डिफाइन। पहले तो आपको ये पता लगाना है कि आज के आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट कितने कस्टमर्स मांग रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 10 कस्टमर के परचेज ऑर्डर्स हैं या इंटरेस्ट है, आपको ये पता है कि मेरा एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट में 10 लाख रुपए का खर्चा आता है, यानी 10 कस्टमर्स की कॉस्ट मीट करने के लिए मुझे 1 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है। दैट इज हाउ यू एस्टिमेट कि मुझे एटलीस्ट 1 करोड़ रुपए प्लस 10% कंटिजेंसी 1 करोड़ 10 लाख रुपए चाहिए इन ऑर्डर टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। तो अगर आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि आपको पैसे कितने चाहिए, उस हिसाब से आप
सेलेक्ट कर पाओगे कि मुझे किस तरीके के इन्वेस्टर के पास जाना है। क्या मुझे फ्रेंड्स एंड फैमिली के पास जाना है, क्या ऐसे कोई 4-5-6 लोग हैं जो पूल इन्वेस्टमेंट 5-5-10 लाख का करके मेरी ये कमी पूरी कर सकते हैं? अगर हैं तो कृपया उनके पास सबसे पहले जाइए, क्योंकि आपको अपनी कंपनी के स्टेक्स डाइल्यूट करे बिना जितना पैसा मिलता है लेना चाहिए। जितनी आप अपनी कंपनी की इक्विटी ओनरशिप बचा के चल सकते हैं अपने और अपनी टीम के बीच में, उतनी चाहिए। अगर फ्रेंड्स एंड फैमिली में ऐसे नहीं है तो गवर्नमेंट स्कीम्स इतनी सारी हैं जो आपको पीओसी स्टेज से लेकर एमवीपी यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाने तक का पैसा देती हैं। उन सबको एक्सप्लोर करिए। स्टार्टअप इंडिया का पोर्टल एक्सप्लोर करिए, इन्वेस्ट इंडिया का पोर्टल एक्सप्लोर करिए, डिज़ाइन क्लिनिक स्कीम एक्सप्लोर करिए, एमएसएमई की टाइप्स एक्सप्लोर करिए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के निधि प्रयास एक्सप्लोर करिए, एंड देयर आर सो मेनी अदर एग्जांपल्स। एवरीथिंग यू गेट ऑन गूगल वो एक्सप्लोर करिए। उन लोगों को अपने पिच डेक्स के बेसिस पे आइडिया भेजिए एंड यू विल डेफिनेटली गेट दैट इनिशियल अमाउंट कि आप 10 बेशक ना बना पाएं लेकिन 4 बना पाएंगे और उस 4 से 40 का सपना आप आराम से। एंड ऑल दीज लिंक्स जो सिद्धांत ने अभी बात की है इन सब इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स की, एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इट कि आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हो एंड व्हाट इज द एलिजिबिलिटी, वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड दोस लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट फ्रॉम देयर। जो प्लेटफॉर्म्स आपको अभी भी इस डिस्कशन में पता चले वो प्लेटफॉर्म्स आपके प्रोसेसेस को और आपकी इनिशियल 3 डेवलपमेंट स्टेजेस को सपोर्ट करने के लिए सफिशिएंट है, जो कि गवर्नमेंट स्कीम्स से आते हैं। अगर आपको अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए अब हाइपर मार्केटिंग की ज़रूरत है और उसके साथ साथ आपके पास फंडिंग मिल जाए तो अच्छा है और ना भी मिले तो आपकी मार्केटिंग तो हो ही गई, उसके लिए आप शार्क टैंक जैसे प्लेटफॉर्म को एम कर सकते हैं। हर वक्त ये ज़रूरी नहीं है कि अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है तो वो लॉन टेनिस भी उतना ही अच्छा खेले या वो स्विमिंग भी उतनी ही अच्छी करे, बिकॉज यू हैव टू सेलेक्ट कि किस तरीके के इन्वेस्टर को आप अपना आइडिया पिच कर रहे हैं। डज दैट पर्सन हैज अ बैकग्राउंड ऑफ इन्वेस्टिंग, डज दैट पर्सन हैज द एक्सपर्टीज इन योर डोमेन, इफ नॉट हाउ मच एफर्ट यू हैव टू इन्वेस्ट टू in order to make him understand कि आप सर मेरे प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करो या मत करो। यूजुअली आप देखेंगे कि हर इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी आजकल अपनी जो डोमेन है वो डिफाइन करने लगी है कि जी हम एग्रीटेक में और क्लाइमेट टेक में ही इन्वेस्ट करते हैं, हम मेडिटेक में और हम फलाना टेक में ही इन्वेस्ट करते हैं। Those guys are the best to approach, जिनका बैकग्राउंड स्टडी आप पहले कर लो, उनके पोर्टफोलियो स्टार्टअप देख लो, अगर आपसे मिलते जुलते हैं तो वो आपके लिए सही स्पॉट है। जो सेक्टर एग्नोस्टिक इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं कई बार वो बहुत इम्प्रेसिव होके आपका आइडिया सुनती ज़रूर है, बहुत एक्सप्रेसिव होके आपके बारे में रिव्यू ज़रूर देती हैं, बट दे एंड अप ड्रॉपिंग यू आउट बिकॉज आपका आइडिया अभी उस स्टेज पे पहुंचा ही नहीं है कि एक मार्केट में बिकने लायक प्रोडक्ट बन सकता है। अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बिकने लायक प्रोडक्ट साबित करने के लिए एटलीस्ट एक कस्टमर या एक परचेज ऑर्डर की जरूरत है जो आपके पास गवर्नमेंट स्कीम से बहुत आसानी से सकता है। कोई एक ऐसा चैलेंज दैट यू सी जनरली व्हेन यू आर डीलिंग विद अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, व्हेन यू टॉक टू अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स अराउंड यू, कि बहुत अच्छा आइडिया होते हुए भी या बहुत कैपेबिलिटी होते हुए भी पीपल आर नॉट एबल टू मेक इट अप जहाँ तक वो पहुँच सकते हैं। वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सेल्फ डाउट जो है वो बहुत रिकरिंग होता है एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में। कई बहुत अच्छी चीज़ें जो आपने सोची थी वो करने के बाद भी आपको लगेगा यार हो नहीं रहा और यू आर नॉट रीचिंग दैट पर्टिकुलर रिजल्ट। तो आई थिंक व्हाट यू नीड टू चेंज इज आपका नज़रिया एंड यू हैव टू रीवर्क ऑन योर प्रोसेसेस कि आपने ऐसे कौन सी रूट मैप बनाया था उस ऑब्जेक्टिव या उस आउटपुट को अचीव करने के लिए जिस पे आप इतनी मेहनत के बाद भी नहीं पहुंच पाए। क्योंकि देखो मेहनत तो गधा हम सबसे ज़्यादा करता है, पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक समान नहीं होता है, बट ही डजंट बिकम अ सक्सेसफुल लीडर। तो आपको अपने प्रोसेसेस इस तरीके से डिफाइन करने हैं कि आपका रूट मैप जो है वो आपको वो आउटपुट अचीव करने में हेल्प करे जो आप एट द एंड ऑफ द डे सोचते हो। और प्लीज़ बहुत कन्वेंशनल बिजनेस लीडर्स से मिलना बंद कर दीजिए क्योंकि उनकी जो भाषा होती है वो सिर्फ आउटपुट की होती है। आपकी एज अ न्यू जन एंटरप्रेन्योर भाषा होनी चाहिए प्रोसेसेस की, क्योंकि अगर प्रोसेस लाइन में आ जाएंगे तो आउटपुट खुद ब खुद आ जाएगा एंड मनी विल बी योर बाय प्रोडक्ट। सो दैट इज ऑल। सो व्हेन यू सेड कि जब बहुत बार ट्राई कर रहे हो और चीज़ नहीं हो रही है, अब हम फेलियर्स की बात कर रहे हैं कि मैंने ट्राई दिया,
फेल, तो कहीं ना कहीं डाउट ये आता है कि जो चीज़ मैंने सोची थी, जो प्रोडक्ट या सर्विस सोचा था, वो सही है भी या नहीं है। उस टाइम पर व्हाट डू यू रिकमेंड? पूरा प्रोसेस रीथिंक करना चाहिए या देयर आर सम स्पेसिफिकेशंस जो आपको चेंज करना चाहिए? I think rather than going completely into changing everything, आपको अपने प्रोसेसेस पे बहुत डीप और थरो लुक देना चाहिए और अपनी टीम के ओपिनियंस उस टाइम प्रायोरिटी पे रखने चाहिए, बिकॉज यू माइट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकम ऑब्सेसिव अबाउट योर स्टार्टअप कि ये मैं कर रहा हूँ वो सही है, आपका स्टैंड पॉइंट प्राइमरी हो जाता है। आई थिंक उस चीज़ को अगर आप साइड में रख के एज अ थर्ड पर्सन अपने टीम के उस बारे में व्यू पॉइंट सुने, तो दैट वुड हेल्प यू नो रिकंस्ट्रक्ट थिंग्स बेटर। एंड अगर सब कुछ पूरी तरीके से ही गलत है तो इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। Now we come to another segment of today's episode, which is rapid fire. And are you ready? Yeah, absolutely. A founder who is your inspiration. Adolf Dassler, the founder of Hackers. 3 business stories every aspiring entrepreneur should know about. The startups who are around us: Ola, Paytm, and Google. Biggest misconception about entrepreneurs. That they have a lot of money. An overhyped startup. I think I shouldn't be naming it on the platform, but I think we take that name every day. Mama, Papa, we live on Earth. So yeah, that might be one of those. Harshest comments you received about yourself. Get out of my room. You are not good enough to even enter in my building. When you went for pitches. Yes. One of your weaknesses that you have overcome as a person. Aggression. Would you ever like to feature in Shark Tank? Never. Never say never. Alright, now we come to the last segment of today's episode, which is gift from the guest. Already, I think हमने बहुत सारी information extract out कर ली है in this long episode, but we're still not satisfied. We want some more gift, one more gift from your side. So what would be that? So I think this has been a hot question in today's discussion कि entrepreneurs को किन ideas पे काम करना चाहिए और कितने level तक करना चाहिए, करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके लिए एक जो framework है वो बहुत impressive framework Amazon में जेफ बेज़ोस और उनकी टीम ने डेवलप करा है, जिसे हम कहते हैं WBD डॉक्यूमेंट, वर्किंग बैकवर्ड डॉक्यूमेंट, जिसमें आप अगर कोई पर्टिकुलर सर्विस या प्रोडक्ट का पता लगाना चाहते हो कि मार्केट में सेलेबल है या नहीं, तो आप उसका एक छोटा सा 1 पेजर टीजर बना के अपने पोटेंशियल कस्टमर के पास जाके डायरेक्टली उससे पूछ लेते हो कि आप ये खरीदोगे या नहीं, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लॉन्च इन द मार्केट। जब आपको कस्टमर के रिपीटेटिव रिव्यूज पता चलते हैं तो आपको ही पता चल जाता है कि ये आइडिया कितना वर्केबल है, और उस चीज़ को प्रॉपर फ्रेमवर्क में इस WBD डॉक्यूमेंट में दिया गया है, विच Sherry, her team can share in the group description on this particular video, and you can avail it. So, and yes, Siddhant has been kind enough to share that link with us, so you can please check that from the description box. I feel that was the most important tip everybody would like to know, and actually not a tip, it is actually a gift that we would say, because a lot of times जब हम theoretically चीज़ों के बारे में बात करते हैं, we all want a practical or a quantifiable way कि मुझे एग्जैक्ट समझ में आ जाए ये अप्लाई कर कर कि जहाँ मैं जा रहा हूँ सही है नहीं। आई थिंक दिस वुड हेल्प एवरीबॉडी फॉर दैट। सो थैंक यू सो मच सिद्धांत फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज एपिसोड, एंड इतने सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी, नॉलेज, लर्निंग शेयर करना। अगेन इट टेक्स अ लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस टू शेयर योर लर्निंग एंड नॉलेज and a self-secured entrepreneur. So thank you so much again for being a part of the episode today. Thank you so much, Sherry, and your team to host me so well. And viewers, all the best for your entrepreneurial journey, and you will make it one day for sure.